तो हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा डे 7 ऑफ द सीरीज फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन। तो हमने अभी तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लिया और साथ ही साथ इलस्ट्रेशन के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारी आईसीआई की मॉड्यूल में दिए हुए थे, वो हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आउट ऑफ आईसीआई मॉड्यूल और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंक्लूड हो जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल मूव टू न्यू हेड ऑफ इनकम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, मिस्टर रमन इज को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी अलोंग विद हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो को ओनर वाला है। ठीक है, और यहाँ पे इनके शेयर्स डिफाइंड है, इक्वली इनके शेयर्स दिए हुए हैं। मतलब रमन जो है, जो भी इस प्रॉपर्टी की बात करेंगे उसका 50% हिस्सेदार होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 160, देखो हमको हाफ करना है डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे मैं 80,000 ले लेता हूँ। नेक्स्ट फेयर रेंट इज 150, इसको भी मैं 75,000 कर देता हूँ। इसके बाद 170 इज स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 85,000, हाफ किया मैंने। रेंट रिसीव्ड 15,000 पर मंथ इंटू 12 करके उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि 15,000 रेंट जो है वो दोनों के बीच होने वाला है। ठीक है, 1,80,000 आ रहा है, उसको हाफ कर देंगे तो वो आ रहा है 90,000। ठीक है, तो हमारे चार फिगर आगे क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। द लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, जॉइंटली लिया है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज 25,000। ठीक है, जो मेन लोन है उस पर 25,000 का इंटरेस्ट लगा है। आउट ऑफ विच 21,000 हैज बीन पेड। देखो ये 21,000 हैज बीन पेड हमें इग्नोर करना है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो अक्रूवल बेसिस पे हमें डिडक्शन मिलता है, ना कि पेमेंट बेसिस पे। तो उसने कितना पेमेंट किया है दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर अस। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज 450, तो हमने ये भी पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। ये ठीक है, ये पेनल नेचर का इंटरेस्ट है तो ये अलाउ नहीं होगा। ओनली 25,000 जो ओरिजिनल लोन लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी विल बी अलाउड टू रीपे दिस लोन। अब ये जो लोन चल रही थी, रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेकन फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन इज 5,000। तो हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आपने ओरिजिनल लोन को रीपे करने के लिए कोई दूसरी लोन ली है तो उसका इंटरेस्ट जो है वो अलाउबल हो जाएगा। तो ये 5,000 जो है वो हमें अलाउ होने वाला है। तो 25,000 विल बी अलाउड एंड 5,000 विल बी अलाउड। 450 विल नॉट बी अलाउड बिकॉज इट इज पिनल नेचर इंटरेस्ट, और स्पेसिफिकली दिया हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। फ्रेश लोन लिया है टू रीपे द ओरिजिनल लोन देन इट इज अलाउड। तो इस सब में हमारा ये 5,000 भी अलाउ हो जाएगा, 25,000 भी अलाउ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ 5100 हैव बीन पेड बाय टेनेंट। भाई टेनेंट ने पे किया है तो हमें डिडक्शन नहीं मिलता, तो इसको इग्नोर करना है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रमन। ठीक है, मिस्टर रमन का हमको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है विद GAV। ठीक है, बट GAV के लिए हमें वर्किंग नोट 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट 1 बना दे रहा हूँ। GAV के लिए हमें लेना होता है एक्सपेक्टेड रेंट और दूसरा लेना होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्सपेक्टेड रेंट के लिए मैंने ये तीन फिगर्स हाफ कर दी है। एक्सपेक्टेड रेंट में हमको लेना है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से हायर कौन सा है? फर्स्ट इज म्युनिसिपल वैल्यू, सेकंड इज फेयर रेंट। दोनों में से हायर इज 80,000, तो 80,000 ले लिया। और स्टैंडर्ड रेंट हमको दे रखा है 85,000। दैट मीन्स कि इन दोनों में से जो लोअर है दैट विल बी माय एक्सपेक्टेड रेंट। तो 80,000 मेरा आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल की बात करें तो 15,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट मिल रहा है फॉर होल ऑफ द प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंग टू रमन शेयर इट विल बी 90,000 फॉर हिम। तो 90,000 हो गया। अब दोनों में से जो हायर है दैट विल बी माय GAV। तो 90,000 इज हायर, दैट विल बी माय ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 90,000। अब इसमें से वैसे तो माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, but municipal tax if paid by the owner, in this case tenant has paid, that will not be allowed। तो 90,000 वैसा का वैसा रहने वाला है। this will become my NAV। after this 24A डिडक्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%। ठीक है, तो ये हो रहा है 27,000, 90,000 का 30%। और दूसरा मिलेगा मुझे 24B में इंटरेस्ट। तो दो इंटरेस्ट है, वन इज 25,000, सेकेंड इज 5,000। टोटल इंटरेस्ट इज 30,000। देयर इज नो लिमिट इन केस ऑफ लेटर प्रॉपर्टी, बट ये 30,000 दोनों का मिला के है, इसलिए क्या होगा, हमको 15,000 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो 25,000 फॉर ओरिजिनल लोन, 5,000 फॉर लोन टेकन टू रीपे द फ्रेश लोन।
माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर रमन 90,000 माइनस 27,000 माइनस 15,000, इनकम इज 48,000। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, को ओनर वाला था और जहां पे म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने नहीं टेनेंट ने पे किया था और इंटरेस्ट का भी आपका इन्होंने टेस्ट कर लिया कि जहां पे पिनल नेचर का इंटरेस्ट भी आ गया, ओरिजिनल लोन का भी इंटरेस्ट आ गया, साथ ही साथ फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन भी आ गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट एंड स्वीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिस्टर एक्स ओन्स वन रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई, द हाउस इज हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट्स। तो देखो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, एक घर है, इसके 2 आइडेंटिकल यूनिट्स है, ठीक है। ये हाउस जो है मुंबई में उसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। फर्स्ट यूनिट ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर एक्स, तो जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर 8,000 पर मंथ, इसको लेट आउट किया है 8,000 पर मंथ रेंट में। आगे बोल रहे हैं द रेंटेड यूनिट वाज वैकेंट फॉर 2 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर, तो ये सिर्फ 10 महीने के लिए रेंट पे गया, ठीक है, पूरे साल भर के लिए नहीं गया। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है पूरे घर का, ठीक है, फॉर द हाउस बोल रखा है मतलब पूरे घर का दे रखा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच आधा आधा करना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिकल यूनिट है, आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट दोनों का जो एरिया है वो सेम होगा। स्टैंडर्ड रेंट इज 1,62,000, इसको हम लोग कर लेंगे हाफ 81,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 1,90,000, इसको भी हम कर देंगे हाफ 95,000। 185 है हमारा फेयर रेंट, उसको भी हम आधा कर देंगे, हो जाएगा 92,500। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स जो ओनर है उसने पे किया है 5% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में तो मिलता नहीं है, बट हम ये क्या करते हैं पूरा का पूरा म्युनिसिपल टैक्स निकाल देते हैं, फिर उसको आधा आधा कर देंगे। तो 1,90,000 का 5% अगर हम करेंगे तो टोटल इसने पे किया होगा 9500, बट आउट ऑफ दैट 47,504 फॉर एलओपी, 47,504 फॉर एसओपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइट एंड वाटर चार्जेस सिंपली हमको इग्नोर करना है, इसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये मिलता है, पर मंथ दे रखा है तो हम पूरे साल का निकाल लेंगे, दैट विल बी 18,000। इसको भी डिवाइड करेंगे बिटवीन एलओपी एसओपी, 9,000 ईच हो जाएगा फॉर एलओपी एंड एसओपी, ठीक है। लीज मनी इग्नोर, इंश्योरेंस चार्जेस इग्नोर, रिपेयर्स भी इग्नोर, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, म्युनिसिपल टैक्स एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन इन ल्यू ऑफ अदर एक्सपेंसेस हमको मिलता है। तो यहाँ पे लाइट एंड वाटर चार्जेस, लीज मनी, इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर्स हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब आगे क्या बोल रखा है, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर AY 26-27 इफ ही एक्सरसाइजेस ऑप्शन शिफ्टिंग आउट, मतलब ओल्ड रिजिम में वो रहने वाला है। तो ओल्ड रिजिम में रहेगा तो उसको डिडक्शन मिलेगा फॉर इंटरेस्ट इन केस ऑफ एसओपी और। तो सम का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलओपी, यहाँ पे हम ले लेंगे एसओपी, साइड बाय साइड कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट थिंग इज जीएवी, तो वर्किंग नोट 1 बना के मैं जीएवी ले लेता हूँ। एसओपी के केस में तो 0 ही होगा, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट 1 ले रहा हूँ, ठीक है। GAV, यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल को कंपेयर करते हैं। एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दिया है हाफ 95,000, फेयर रेंट इज ऑल्सो 92,500, बट स्टैंडर्ड रेंट इज 81,000। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को, तो दोनों को कंपेयर करने पर हायर आ रहा है 95,000 म्युनिसिपल वैल्यू, बट स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 81,000 है, तो हमारा ER जो हो जाएगा वो हो जाएगा 81,000। बात करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल की, तो ये हमने 8,000 रुपीज पर मंथ में हमने इसको रेंट पे दिया है, बट सिर्फ 10 महीने ही भाड़े पे गया, तो हमारा ये हो रहा है 80,000, ठीक है। तो अगर कंपेयर करें ER और ARR को, तो ER इज हायर, बट जैसे ही वैकेंसी लॉस का क्वेश्चन आता है तब हमको एक चीज करनी है, ER को कंपेयर करना है वर्सेस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल प्लस वैकेंसी लॉस, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो आया है वो 81,000 आया है, बट अगर हमारा वैकेंसी लॉस नहीं हुआ था तो 80,000 तो मिलता ही, साथ साथ में मुझे 2 महीने का भाड़ा और मिलता, मतलब 16,000 मिलता। इन दैट केस माय एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वुड हैव बीन 96,000। तो इस केस में मेरे को जेन्युइनली नुकसान हुआ है, इसलिए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जो 80,000 आया दैट विल बी माय GAV। आई रिपीट, जब भी वैकेंसी लॉस क्वेश्चन में होता है तब आपको एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है विद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, प्लस जो भी वैकेंसी लॉस हुआ है उसको भी मान लेना है कि पैसा आ गया। तो हमने कंपेयर किया, तो इन दैट केस अगर मेरा वैकेंसी लॉस नहीं हुआ था तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट से एक्चुअल रेंट ज्यादा होता, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रेंट नहीं लेंगे, जो
एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है विदाउट एडिंग वैकेंसी लॉस, तो 80,000 विल बी माई GAV। तो यहाँ पे 80,000 ले लेता हूँ GAV। इसमें से माइनस करता हूँ म्यूनिसिपल टैक्स, SOP के केस में कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे 4750 हमको मिलने वाला है। ठीक है, जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा NAV 80,000 माइनस 4750, ये तो हो जाएगा डैश, ये आ रहा है 75250। यहाँ से माइनस होता है दो चीजें, सेक्शन 24A के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%, जो अगेन SOP के केस में नहीं मिलता बट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 30% करेंगे तो आ रहा है 2257.5। दूसरा डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का, क्योंकि ये ओल्ड रिजिम में है तो इनको न्यू में भी मिलेगा और ओल्ड में भी मिलेगा। देखो टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 18,000, जिसको मैं हाफ कर दे रहा हूँ। इट इज विद इन द लिमिट्स। LOP के केस में तो कोई लिमिट नहीं है, बट SOP के केस में जो लिमिट है वो तो 2 लाख रुपए की है, यहाँ पे हमें डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी SOP के केस में -9,000। ठीक है, बट यहाँ पे हम गिन लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 43,675। और फाइनल हम निकालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड जो है, तो दोनों का हम समेशन करेंगे तो आ जा रहा है 34,675। तो यहाँ पे हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मिस्टर विकास ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट आर 96,000, 1,26,000 एंड 1,08,000 पर एनम। तो आपको म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट तीनों दे रखा है पर एनम का 96,000, 1,26,000 एंड 1,08,000। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 1/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाउस वाज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। आपने लेट आउट किया है, मंथली रेंट 5,000 लेने वाले हो। तो देखो टोटल घर है उसका 1/3 आपने लेट आउट किया, बाकी के 2/3 का बोलेंगे ये लोग। रिमेनिंग 2/3 पोर्शन वो सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 2/3 जो है वो आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है। म्युनिसिपल टैक्स 11% वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। 96,000 म्युनिसिपल वैल्यू है, उसका 11% करोगे तो दैट विल कम टू 10,560। ये पूरे घर का आपने पे कर दिया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बिगन इन जून 2018। तो देखो ये PCP इंटरेस्ट का केस लग रहा है मुझे। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31/5/21 को, तो यहाँ पे मैं डेट लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31/5/21 को। ठीक है, विकास टू का लोन ऑफ 1 लाख ऑन 1/7/2018, 1/7/18 को उसने लोन लिया था, उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31/5 पे। ठीक है, यहाँ पे लोन टेकन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, 1 लाख का लोन है, इंटरेस्ट है 12% पर एनम एंड एवरी मंथ इंटरेस्ट वाज पेड। मतलब हर महीने का 1%, साल का 12%, मतलब एक महीने का 1%। तो हर महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है मंथली, अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 1,000 होगा। 1 लाख का 1% इज 1,000। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर विकास फॉर AY 26-27 इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। मतलब ओल्ड रिजिम में है, मतलब डिडक्शन मिलेगा इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो इस सवाल के अंदर सबसे मेन पॉइंट इंटरेस्ट का लग रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वर्किंग एक बार कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं 25-26 में। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होते हैं आपका पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट। तो हमको करंट ईयर का जो इंटरेस्ट वो लगेगा, हमको करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिलेगा। 1 लाख की लोन है, 12% के हिसाब से पूरे साल भर का इंटरेस्ट बनता है 12,000 रुपए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। अब बात करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का प्रोविजंस क्या कहता है कि जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाले जो भी साल है उसका इंटरेस्ट कहलाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और उसका टोटल जो भी होता है वो आपको अगले 5 सालों के अंदर फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड टिल नेक्स्ट 5 इयर्स आपको डिडक्शन मिलेगा इक्वल 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पे 21-22 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब 31 मार्च 21 उससे पहले जो भी इंटरेस्ट लगा होगा दैट वुड बी माय प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तो लोन लिया 1/7/18 को। ठीक है, तो यहां से लेकर 31 मार्च 19 तक कितने महीने हो रहे हैं, 9 मंथ्स। फिर आपका 19 से लेकर 20 पूरा साल 12 महीने, और फिर आपका
20 से लेकर 21 पूरा 12 महीना, तो टोटल आपका हो रहा है 33 मंथ का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और 1000 पर मंथ के इंटरेस्ट के हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट बना फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 33,000। अब ये आपको अलाउ हो जाएगा 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। 6600 रुपए इंस्टॉलमेंट आ रहा है। कब से कब तक मिलेगा? 20-21 में खत्म हुआ, 21-22 जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तब से लेकर 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26, ठीक है। 25-26 में भी आपका 6600 आने वाला है, जो कि लास्ट इंस्टॉलमेंट होने वाला है। तो आपको दो तरह के इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेंगे, एक करंट ईयर का इंटरेस्ट, दूसरा पीसीपी इंटरेस्ट जिसका इंस्टॉलमेंट लास्ट हमारे साल में आ रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 18,600। तो ये हमारा वर्किंग हो गया फॉर इंटरेस्ट। अब बाकी की वर्किंग कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ एलओपी और एसओपी के लिए, ठीक है। एलओपी है 1/3, एसओपी है 2/3। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है विद जीएवी, ठीक है। जीएवी के लिए मैं वर्किंग नोट 2 ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जीएवी की वर्किंग कर लेता हूँ, जीएवी वर्किंग नोट 2, ठीक है। आपको लेना है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो देखो पूरा घर जो है ना वो भाड़े पे नहीं दिया, ओनली 1/3 पोर्शन दिया है, और ये वैल्यूज दे रखी है, ये 1/3 नहीं है, ये पूरे घर की है। तो इसको हमको 1/3 से मल्टीप्लाई करके हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। पहले एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ऑलरेडी दे रखा है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 60,000 पर एनम। इसको कंपेयर करना है विद एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट में आपको लेना होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। तो हायर आ रहा है आपका फेयर रेंट, बट स्टैंडर्ड रेंट जो है 1,08,000 है। तो आपका मैक्सिमम जो रेंट हो सकता है एक्सपेक्टेड रेंट वो हो जाएगा 1,08,000। ये है हमारे पूरे घर के लिए। तो 1,08,000 जो है उसका 1/3 आपको करना है, ठीक है। तो 1,08,000 इंटू 1/3 ये आ रहा है आपका 36,000 रुपए। तो इन दिस केस योर जीएवी विल बी 60,000 रुपीज, क्योंकि एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 60,000। एसओपी की केस में नील होता है। माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, एसओपी की केस में नहीं मिलता। एलओपी के केस में आपका मिल जाएगा 10,560 इंटू 1/3, ठीक है। ये हो रहा है 3,520, जो भी वैल्यूज आ रही है उसको 1/3 करना है। अब आया हमारा एनएवी, एसओपी के केस में नील होगा, यहाँ पे आ रहा है 5,6,480। इसमें से दो डिडक्शन मिलेंगे, 24A का 30% और 24B का इंटरेस्ट जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है। तो 24A में 30% मिल जाएगा, एसओपी के केस में नील होगा। यहाँ पे हो रहा है 16,944। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो देखो इंटरेस्ट हमारा टोटल बना था 18,600, तो यहाँ पे 18,600 का 1/3 पूरा मिल जाएगा, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। ये हो रहा है हमारा 6,200। एसओपी के केस में मिल जाएगा क्योंकि हम ओल्ड रिजिम में हैं, तो ये 2/3 मिलेगा, जो बाकी का बच रहा है वो, और इट इज वेल विद इन लिमिट्स, क्योंकि 12,400 इज वे मच लोअर इंटरेस्ट देन द लिमिट ऑफ 2 लाख। तो अब नेट निकालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12,400, यहाँ पे गिन लेते हैं 56,400 माइनस 16,944 माइनस 6,200। तो ये आ रहा है मेरा 33,256, और दोनों का नेट समेशन करेंगे तो ये आ रहा है 20,856, ठीक है। ये मेरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो वर्किंग की, वन इज फॉर इंटरेस्ट, सेकंड इज फॉर जीएवी, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिसिस रोहिणी रवि, अ सिटीजन ऑफ यूएसए, अ रेसिडेंट इन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ये जो रेसिडेंट इन ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो होता है ना, उसकी जो ग्लोबल इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 शी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट लॉस एंजलिस यूएसए विच इज यूज्ड एज हर रेसिडेंट। तो लॉस एंजलिस का घर जो है उसने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज $20,000 एंड द वैल्यू ऑफ यूएसडी मे बी टेकन एज 75। तो देखो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसकी एनुअल वैल्यू हमको दे रखी है और कन्वर्जन रेट भी दे रखा है। आगे देखते हैं। शी टूक ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ फ्लैट इन चेन्नई। तो देखो ये हो गया इसका घर एक, चेन्नई में दूसरा इसका घर है। यहाँ की बात कर रहे हैं 1/7/2025 को इसने पोजीशन लिया, मतलब ड्यूरिंग द करंट ईयर इसने पोजीशन लिया, विच इज यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ये घर भी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज किया है। व्हाइल शी इज इन इंडिया द फ्लैट वाज यूज्ड बाय हर फॉर 7 months ओनली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2026। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 3,84,000 पर एनम। पे रेंट भी दे रखा है
स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। शी पेड फॉलोइंग टू द कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई, मतलब इसने ये प्रॉपर्टी टैक्स मतलब म्युनिसिपल टैक्स पे किया है। शी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन जून 2023 फॉर परचेजिंग दिस फ्लैट, तो इस फ्लैट को जिसका एक्विजिशन कंप्लीट हुआ है 1/7/2025 को, इसको परचेस करने के लिए जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। पीरियड प्रायर टू 1/4/25 से लेकर 30/6 तक 50,800, 1/7/25 से लेकर 31 मार्च 2026 तक 1/31,800। सिंस इसका एक्विजिशन कंप्लीट हुआ है 25-26 में, तो 25-26 का जो पूरा इंटरेस्ट है ये तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ इसके पहले का जो भी इंटरेस्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं पीसीपी इंटरेस्ट, और ये मिलेगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो 49,200 को डिवाइड कर देंगे 5 से, ये हो जा रहा है 9840, तो 9840 प्लस 5800 प्लस 131,300, तीनों का टोटल मार देते हैं, दैट विल बी, तो ये टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 191,940। ये हमारा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर उन्होंने ओल्ड स्कीम ऑप्ट की होगी तो। शी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर, तो तीसरे घर की बात कर रहे हैं, विच शी सोल्ड इन मार्च 2022, तो इन्होंने पहले ही बेच दिया, मतलब अभी जो करंट ईयर की बात करें तब इसकी ओनर नहीं है, ये पुराना घर है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्ड एरियर्स ऑफ रेंट 60,000 इन मार्च 26, तो इस साल में क्या हुआ है, एरियर्स ऑफ रेंट मिला है। सिंपल है, एरियर्स ऑफ रेंट अगर पहले चार्ज नहीं हुए हैं तो उस पर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या बोल रखा है। दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर, मतलब सिंपल है 60,000 में से 30% डिडक्शन मिलेगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपको क्या बोल रहे हैं आगे, कंप्यूट द इनकम चार्जेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेज रोहिणी रवि फॉर AY 26-27 इफ शी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, मतलब ओल्ड रिजिम में है तो हमको डिडक्शन मिलेगा फॉर इंटरेस्ट, बट लिमिट है 2 लाख रुपए इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंबाइंड ऑल। वुड यू आंसर चेंज इफ शी पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, तो हमको दोनों तरीके से निकालना है। पहले हम निकाल देते हैं ओल्ड रिजिम के हिसाब से, सबसे पहले ओल्ड रिजिम में कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहला घर जो है वो है लॉस एंजलिस यूएसए में, ठीक है, इसकी जो GAV है वो भी नील होगा, म्युनिसिपल टैक्स भी क्या हो जाएगा नील, और NAV भी क्या हो जाएगा नील। और क्योंकि इस घर के रेस्पेक्ट में कोई भी लोन नहीं ली है तो यही हमारा क्या हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट घर का हो गया। अब बात करते हैं दिल्ली वाले घर की, तो दिल्ली वाले घर में GAV तो नील ही लेना है क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, म्युनिसिपल टैक्स भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो मेरा NAV आ गया नील, बट यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 24B का जो हमने ऑलरेडी निकाला था, कितना मिलेगा 191,940, 191,940, तो दिल्ली वाले घर की मेरी इनकम हो गई है 191,940। तीसरा घर, बट ये घर अभी मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट इसके अरियर्स मुझे मिले हैं, अरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो भी आपको रेंट रिसीव हुआ है 60,000, उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 30% के हिसाब से, ठीक है, 18,000। तो इस घर की आपको इनकम टैक्सेबल होगी 42,000। तो टोटल अगर हम करेंगे तो ये नील है, ये 91,91,940 है, ये 42,000 है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी -149,940, ठीक है। ये है हमारा ओल्ड रिजिम के हिसाब से। अगर ये न्यू रिजिम में होते तो क्या होता, न्यू रिजिम में होते तो ये ओके था, ये डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है, और ये भी सेम रहता, तो यहाँ पे हमारी इनकम क्या हो जाती, न्यू रिजिम यहाँ लिख देता हूँ, पहले नील, दिल्ली नील, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। तीसरा एरियर्स 42,000 रहती, तो टोटल इनकम हो जाती 42,000, ठीक है। तो डिफॉल्ट रिजिम में 42,000 होता और अल्टरनेट रिजिम में 1,49,940 नेगेटिव रहता है, ये किसी और हेड की इनकम के सामने सेट ऑफ हो जाता। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर आपके 2-3 कंसेप्ट इन लोगों ने टेस्ट किए, फॉरेन प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, अरियर्स ऑफ रेंट है तो क्या होगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसमें PCP का इंटरेस्ट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 ब्रदर्स अरुण एंड बिमल आर को ओनर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विद इक्वल शेयर, तो
एक घर है, उसके अरुण और बिमल क्या है, को ओनर्स है इक्वल शेयर के साथ। द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट 8 आइडेंटिकल यूनिट्स। तो अगर घर जो है उसके 8 आइडेंटिकल 8 पार्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल यूनिट्स है इस घर के अंदर। सिचुएटेड इन कोचीन, इंडिया के अंदर है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर रेसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक घर अरुण ने ले लिया, दूसरा घर बिमल ने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ये अरुण जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है और ये घर सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है बिमल। अब बाकी के 6 यूनिट बचे, उसके क्या बोल रहे हैं, एंड बैलेंस 6 यूनिट्स वर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ पर यूनिट। हर घर का 12,000 रुपये भाड़ा आ रहा है, 12 महीने का अगर गिनेंगे तो एक घर का हो जाएगा 1,44,000। अब ऐसे यहाँ पे 6 यूनिट्स है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8,64,000। अगर पूरा साल भर भाड़े पे जाए प्रॉपर्टी तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हो जाएगा 8,64,000। आगे क्या बोल रहे हैं, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख। पूरे घर की म्युनिसिपल वैल्यू है 9 लाख। ठीक है, बट ये 2 घर जो है वो तो सेल्फ ऑक्यूपाई है, मतलब ये हमारा जो लेट आउट पोर्शन है वो 75% है और सेल्फ ऑक्यूपाई पोर्शन कितना है 25%। तो अगर म्युनिसिपल वैल्यू हम लेंगे तो 9 लाख नहीं लेना है, 9 लाख का कितना लेना है, ओनली 75%, जो आ रहा है हमारा 6,75,000। आगे क्या बोल रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस आर 20%, तो 9 लाख का 20% होता है 1,80,000। ठीक है, तो लेट आउट का कितना होगा, लेट आउट का होगा 75%, 1,80,000 का 75% करेंगे तो वो आएगा 1,35,000 और सेल्फ ऑक्यूपाई का जो है वो है बाकी का 45,000। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, पे कर दिया मतलब डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। द अदर एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज, रिपेयर्स नहीं मिलता, इंश्योरेंस नहीं मिलता, इंश्योरेंस पेएबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया है 3 लाख का, इसके भी 2 पार्ट होंगे, एलओपी एसओपी। ठीक है, एसओपी है 25%, तो 3 लाख का 25% करेंगे विच विल कम टू 75,000 और बाकी का आएगा 2,25,000। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेन वेकेंट फॉर 4 मंथ्स। सिंस इस क्वेश्चन में वैकेंसी लॉस है तो जब जीएवी निकालेंगे तब थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि वैकेंसी लॉस नहीं होता और अगर हम एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करते तो वहां पे अगर हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ज्यादा होने वाला था तो हमारा जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है वही मेरा क्या बन जाएगा, GAV। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विदाउट कंसीडरिंग वैकेंसी लॉस कितना है 864 और म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो कितना है 675। इट इज वे मोर हायर देन द म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब हमारा जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है वो कितना हो रहा है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल पूरे साल जाता तो कितना मिलता 8,64,000, बट वैकेंसी लॉस हुआ है 4 महीने के लिए 1 यूनिट, मतलब 12,000 इंटू 4। ठीक है, 48,000 का आपका वैकेंसी लॉस हुआ है, 8,64,000 माइनस 48,000, तो ये हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है 8,16,000। ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल यही मेरा क्या बन जाएगा GAV। ठीक है, आई रिपीट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विदाउट कंसीडरिंग द वैकेंसी लॉस इज 8,64,000, म्युनिसिपल वैल्यू इज 675 क्योंकि 75% पोर्शन है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जो है विदाउट कंसीडरिंग वैकेंसी लॉस इज हायर। दिस मीन्स कि हमारा एक्चुअल में जो है रेंट म्युनिसिपल वैल्यू से कहीं ज्यादा है, एक्सपेक्टेड रेंट से कहीं ज्यादा है, इस केस में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है वही हमारा क्या बन जाएगा GAV, बट वैकेंसी लॉस का हमको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा GAV आ गया फॉर द लेट आउट पोर्शन 8,16,000। आगे क्या बोल रहे हैं, अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज हाउस फॉर 6 मंथ एज ही वाज ट्रांसफर्ड टू चेन्नई, ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस। देखो ऐसे केस में कुछ नहीं होता है, सेल्फ ऑक्यूपाई आपने 1 दिन के लिए भी किया है, भले उसको बाकी के दिन में खाली छोड़ दिया, वैकेंसी लॉस के अलावा वाला अगर केस है तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाएगा भले ही आप उस घर में नहीं रह रहे। आगे क्या बोल रहे हैं, द अदर इनकम ऑफ अरुण एंड बिमल आर 290 एंड 180। ठीक है, बाकी की इनकम बता रखी है। कंप्यूट द इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड द टोटल इनकम ऑफ 2 ब्रदर्स इफ दे पे टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब न्यू रिजीम के हिसाब से निकालना है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो शो द कंप्यूटेशन इफ दे बोथ एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब ओल्ड और न्यू दोनों के हिसाब से कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा नॉर्मल जो तरीका होता है, हम पहले
न्यू रिजीम के हिसाब से निकाल देते हैं। को ओन प्रॉपर्टी के केस में आपको जो कैलकुलेशन करना है, पहले क्या कर देना है, पूरी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर देना है, उसके बाद आपको उसको 50-50 डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमको शेयर दे रखा है। तो सबसे पहले लेट आउट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है वो है हमारा 8,16,000। ईआर हमने निकाला था, ईआर इज म्यूनिसिपल वैल्यू ओनली 6,75,000। तो इस केस में हमारा GAV वो हो गया 8,16,000। ठीक है, इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे जो मैं दे रखा था 1,35,000। ठीक है, हमने ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। हमारा NAV आया 6,81,000। इसमें से आपको दो डिडक्शन मिलेंगे, 24A का 30% जो हो रहा है 2,04,300। दूसरा मिलेगा 24B इंटरेस्ट जो कितना हो रहा है 75% ऑफ 3 लाख इस 2,25,000। यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती इंटरेस्ट की, तो माइनस कर देते हैं। तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, 2,51,700। ठीक है, ये टोटल प्रॉपर्टी का हुआ है। अब इसमें अरुण का 50% है, बीमल का 50% है, तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो अरुण का आया है 1,25,850, बीमल का आया है 1,25,850। ये तो हुआ लेट आउट पोर्शन का। अब बात करते हैं इनके बाकी की इनकम की। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अरुण बीमल। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट का वर्किंग नोट 1 के हिसाब से 125,850 125,850। सेल्फ ऑक्यूपाई जो है उस केस में, क्योंकि ये न्यू रिजीम के अंदर है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इनकी एनुअल वैल्यू लेनी होती है नील, और इंटरेस्ट का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी 125,850 125,850 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा इनकी अदर इनकम जो है वो हमको दे रखी है सवाल के अंदर 2,90,000 एंड 1,80,000, 290 एंड 1,80,000। तो टोटल इनकम इनकी अगर गिने तो ये हो जाएगी 415,850 ये हो जाएगी हमारी 3,05,850। ठीक है, ये तो हुआ हमारा न्यू रिजीम के केस में। तो न्यू रिजीम के केस में अरुण और बिमल की इनकम जो है वो 4,15,850 एंड 3,05,850 हो जाएगी। अब ओल्ड रिजीम के केस में गिन लेते हैं इनकम। अरुण और बिमल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो लेट आउट पोर्शन है उसका तो सेम रहने वाला था 125,850 125,850। सेल्फ ऑक्यूपाई की बात करें तो सेल्फ ऑक्यूपाई में जो NAV है वो तो हो जाता नील, बट यहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। तो टोटल जो इंटरेस्ट है 3 लाख, उसमें से 75,000 जो है 75,000 इज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, और दोनों का आधा आधा है। ठीक है, तो 75,000 डिवाइड बाय 2 37,500 इतना डिडक्शन इनको मिल जाता है। रिपीट, तो यहाँ पे टोटल जो इंटरेस्ट है वो 3 लाख रुपए है, जिसमें 8 आइडेंटिकल यूनिट है। तो 8 आइडेंटिकल यूनिट का अगर 3 लाख है तो एक का कितना होगा 37,500। एंड अरुण और बिमल ने एक एक पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, तो यहाँ पे इनको इंटरेस्ट का रिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये ओल्ड रिजिम में है और ये हमारी काफ़ी लिमिट के नीचे है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पहले घर का 1,25,850 आया। अब यहाँ पे टोटल कर देते हैं 1,25,000, तो ये आ जाएगा हमारा 88,350 ये टोटल IHP है, प्लस अदर इनकम करेंगे 2,90,000 एंड 1,80,000। टोटल कर देंगे इनका 3,78,350 और ये हो जाता है मेरा 2,68,350। तो दोनों ही केस में ओल्ड एज वेल एज न्यू रिजिम दोनों में ही मैंने मेरी इनकम निकाल ली। ये है हमारी न्यू के हिसाब से, ये है हमारी
ओल्ड के हिसाब से। ओल्ड में बेसिकली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे भी डिडक्शन इंटरेस्ट का मिल गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर रॉक्स अ सिटीजन ऑफ कंट्री वाई, ठीक है, कंट्री वाई का सिटीजन है, इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब ये है RNOR है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड होगी उसी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज किसी और कंट्री में अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। आगे, ही ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टीज इन कंट्री वाई, ठीक है, कंट्री वाई में इसकी हाउस प्रॉपर्टीज है। पढ़ लेते हैं आगे। वन इज यूज्ड फॉर हिज रेसिडेंस, अनदर हाउस प्रॉपर्टी इज रेंटेड फॉर अ मंथली रेंट ऑफ $18,000, फेयर रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 20,000, द वैल्यू ऑफ 1 CYD मे बी टेकन एज 78, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर घर है इसकी इनकम हम लोग टैक्सेबल इंडिया में नहीं कर पाएंगे बिकॉज ही इज RNOR, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कंट्री वाई के अंदर, तो इसको सिंपली हमको क्या करना है, इग्नोर। आगे बढ़ते हैं। ही टुक ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ अ फ्लैट इन दिल्ली, तो इंडिया की बात चल रही है। इंडिया में उसने एक घर का पोजीशन लिया 1/10/2025 को, मतलब इस पर्टिकुलर साल के अंदर ही उसने पोजीशन लिया, तो एक्विजिशन कंप्लीट हुआ 1/10/2025 को, विच ही यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, ठीक है, SOP है, वेल ही इज इन इंडिया। The flat was used by him for 2 months at the time when he visited India during the previous year 25-26, SOP है। The municipal valuation is 458, fair rent is 360, he paid property tax 13,800 and sewerage tax 2,800, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में ये सब कुछ चीजें देखनी ही नहीं होती क्योंकि एनुअल वैल्यू जो है वो नील लेनी होती है, ठीक है। फिर भी आगे देख लेते हैं। He had taken loan of 18 lakh at 9.5% from HDFC Bank on 1st August 23, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, उसने 1st August 23 को लोन लिया, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1/10/25 को और हमारा साल खत्म होगा 31 मार्च 26 को। क्या बोल रहे हैं, नो अमाउंट इज रीपेड बाय हिम टिल 31 मार्च 2026, तो यहाँ पे देखो PCP भी होगा और करंट ईयर का इंटरेस्ट भी होने वाला है। तो ये हमारा दिल्ली वाला घर है जो SOP है। आगे देखते हैं। ही ऑल्सो हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर विच ही लेट आउट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 40,000, तो 12×4=48, 4,80,000 रुपए के रेंट में उसने भाड़े पे प्रॉपर्टी दे रखी है बेंगलोर वाली। द फेयर रेंट इज 4,58,000, म्यूनिसिपल वैल्यू इज 3,58,000, स्टैंडर्ड रेंट इज 420। तो अगर म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करें तो हायर इज फेयर रेंट बट स्टैंडर्ड रेंट इज रिस्ट्रिक्टिंग इट टू 4,20,000, मतलब स्टैंडर्ड रेंट और फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट को कंपेयर करने पे हमें पता चला कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल तो 4,80,000 है बट जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो है 4,20,000। तो इस केस में हमारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है वो बन जाएगा मेरा GAV। हम फिर से देखेंगे आगे क्या बोल रहे हैं। ही हैड टेकन अ लोन ऑफ 25 लाख 10% फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स रिसाइडिंग इन कंट्री वाई फॉर दिस हाउस, इस घर के लिए उसने लोन ली है 25 लाख की, जिसका 10% ब्याज है, मतलब 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट होने वाला है। ये फ्रेंड से ली है और जो कंट्री वाई के अंदर है। म्यूनिसिपल टैक्स 5,400 पेड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस, म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर रॉक्स फॉर द AY 26-27 इफ ही शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब ओल्ड रिजिम में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंट्री वाई के अंदर घर है उसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। अब इनके यहाँ पे 2 घर है, एक है दिल्ली वाला घर, ठीक है, विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, और दूसरा है बेंगलोर वाला घर जो लेट आउट है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा GAV से, यहाँ वर्किंग नोट 1 कर दे रहा हूँ, SOP के केस में तो डैश हो जाएगा, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट 1 कर रहा हूँ, वर्किंग नोट 1 और GAV। तो बेंगलोर वाले घर का एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है 4,80,000, देयर इज नो वैकेंसी लॉस। बात करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट की, तो आपको म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है और स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो दे रखा है 3,58,000, फेयर रेंट दे रखा है आपको 4,58,000, बट स्टैंडर्ड रेंट जो दे रखा है 4,20,000 दे रखा है। तो अगर हम कंपेयर करें म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर कौन सा वाला है, फेयर रेंट, बट स्टैंडर्ड रेंट 4,20,000 है, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 4,20,000 और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है 4,80,000। तो इस केस में इन दोनों में से हायर कौन सा है, 4,80,000,
तो मेरा GAV बन जाएगा 4,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4,80,000। इसमें से माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स पेड। ठीक है, SOP के केस में कुछ नहीं होता। यहाँ पे 5400 पे किया है तो माइनस कर देंगे। तो अब बचा हमारा NAV। ठीक है, ये डैश आएगा, ये आएगा 4,74,600। इसमें से डिडक्शन मिलता है 24A का 30%। यहाँ पे डैश होगा, यहाँ पे 4,74,600 इंटू 0.30%, ये आ रहा है 1,42,380। दूसरा डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का। ठीक है, इंटरेस्ट का दोनों केस में मिलेगा बिकॉज ही इज इन ओल्ड रिजीम। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वर्किंग नोट बना दे रहा हूँ। सबसे पहले LOP की बात करें तो LOP के केस में उसने लिया है लोन 25 लाख रुपए का 10% के हिसाब से, तो साल भर का इंटरेस्ट बन रहा है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, क्योंकि ये Y के अंदर है, कंट्री Y के अंदर, तो TDS जो है वो डिडक्ट करना जरूरी है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि TDS डिडक्ट कर दिया है, तो LOP के केस में हमारा 2.5 लाख रुपए का डिडक्शन तो मिल जाएगा, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। बात करते हैं SOP की, तो SOP के केस में इन्होंने लोन लिया है 18 लाख रुपए का एट 9.5%। तो साल भर का इंटरेस्ट कितना बनेगा, क्योंकि इसने कोई भी इस साल रीपेमेंट नहीं किया, तो जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो तो हो गया 1,71,000। बट इन्होंने लोन लिया था 1/8/23 को, तब से लेकर इस साल के पहले वाले साल तक, मतलब 31 मार्च 25 तक, इस पीरियड को कहा जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो 1/8/23 से लेकर 31 मार्च 25 तक का जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे 23-24 है, उसका इंटरेस्ट कितना होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, 8 मंथ का, फिर 24-25 का, पूरे 12 महीने का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 lakhs इंटू 9.5% इंटू 8 मंथ्स, और यहाँ पे पूरा 12 महीने का। ठीक है, तो ये हो रहा है 1,71,000 और यहाँ पे हो रहा है 1,14,000। तो ये टोटल इंटरेस्ट जो है इसको कहेंगे 2,85,000 को कहेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। अब ये मिलता है 5 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो मिल जाएगा 57,000 का इंस्टॉलमेंट, जो मिलेगा कब से, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29 और 29-30, एवरी ईयर 57,000 मिलेगा। ठीक है, तो करंट ईयर का इंटरेस्ट जो है वो तो है ही है करंट ईयर का, प्लस PCP का इंटरेस्ट 57,000, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 2,28,000। बट देर इज कैप ऑफ 2 लाख रुपीज इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 लाख रुपीज। नेट इनकम निकालते हैं, तो ये तो हो जाएगी 2 लाख रुपए नेगेटिव। यहाँ की बात करते हैं 4,74,600 माइनस 142,380 माइनस 2,50,000, की हो जाएगा हमारा 82,220। ठीक है, ये हमारा हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और दोनों हेड की टोटल इनकम करेंगे, टोटल IHP हो जाएगा 117,780 नेगेटिव इनकम। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये वर्किंग नोट 1 है, ये वर्किंग नोट 2 है, और हमने सॉल्यूशन को कर दिया विद नोट्स कि भाई जो कंट्री Y में घर है उसका कोई भी इंडिया में टैक्सेबिलिटी नहीं होने वाला, बिकॉज वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिस्टर रॉय ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, 3/4 पोर्शन ऑफ द हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे टोटल घर अगर हम करें तो उसका 3/4, ये हो रहा है 3/4 और ये हो रहा है 1/4। 3/4 1/4 मतलब 25% एंड 75%। ये है इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड और ये है इसका लेट आउट। ठीक है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए 12,000 रुपए भाड़े में इन्होंने दिया है, 12,000 पर मंथ उसका रेंट है। कौन से वाले पोर्शन का, लेट आउट पोर्शन का। द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 20 फरवरी। तो अगर 1/4 से इन्होंने प्रॉपर्टी को भाड़े पे दिया है तो 28 फरवरी मतलब इन्होंने सिर्फ 11 मंथ ऑक्यूपाई किया है, मार्च का जो महीना है वो अनऑक्यूपाइड रहा है। ठीक है, आगे क्या बोले, द प्रॉपर्टी वाज वैकेंट ड्यूरिंग द मार्च, मतलब ये वैकेंसी लॉस आपका हो जाएगा 12,000
रुपए का। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, रेंट फॉर मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी कुड नॉट बी रियलाइज इन स्पाइट ऑफ ओनर्स एफर्ट्स। मतलब ये जो 11 महीने हैं इसमें से भी 2 महीने जो है वो क्या हो गया, अनरियलाइज रेंट हो गया, मतलब उसको सिर्फ 9 मंथ का ही रेंट मिला। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, प्रॉपर्टी जो है वो पूरे साल भर भाड़े पे रही, बट 28 फरवरी मतलब 1 महीने पहले, साल खत्म होने से 1 महीने पहले उसने वेकेट कर दिया, मतलब 1 महीने आपका हो गया वैकेंसी लॉस। बाकी की बात करें, जो 11 महीने भी प्रॉपर्टी भाड़े पे रही उसमें भी 2 महीने जनवरी और फरवरी का जो भाड़ा है वो टेनेंट ने नहीं दिया और उसने सारे के सारे एफर्ट लगा दिए, रूल 4 की सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, तो अल्टीमेटली उसको रेंट मिला सिर्फ 9 महीने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 450। ठीक है, आगे बोल रहे हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% है म्यूनिसिपल वैल्यू का, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 4,50,000 का 10% होता है 45,000 म्यूनिसिपल टैक्स, ये पूरे घर का है। इसको भी हम 1/4 और 3/4 करेंगे, 25 एंड 75। ठीक है, आगे बोल रहे हैं अ लोन ऑफ 30 लाख वाज टेकन बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर 2018 फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 1,51,000। जो इंटरेस्ट है वो है 1,51,000, इसका भी 25 एंड 75 होने वाला है। कर देते हैं, ये हो रहा है 37,750 और ये हो रहा है 113,250, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। म्यूनिसिपल टैक्स का भी कर देते हैं, ये हो रहा है 11,250, ये हो रहा है 33,750। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट को। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट रोज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर AY 26-27 इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट, मतलब ओल्ड रिजिम के हिसाब से आपको गिनने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गिन लेते हैं साइड बाय साइड। यहाँ पे आएगा SOP, यहाँ पे आएगा LOP। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद GAV, बट GAV के लिए हमको वर्किंग नोट 1 देखनी पड़ेगी। SOP के केस में तो नील होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्किंग नोट 1। तो अब GAV के लिए वर्किंग नोट बना देते हैं, वर्किंग नोट 1 GAV। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो नील है, LOP के केस में हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमको लेना था एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों में से जो हायर है वो लेना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट में आपको म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखा है, फेयर रेंट भी दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है, ये पूरे घर का दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो लेट आउट पोर्शन है वो सिर्फ 25% है, तो जो भी आंसर निकलेगा उसको हम 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट ER फॉर लेट आउट पोर्शन। तो म्यूनिसिपल वैल्यू है हमारा 450, फेयर रेंट इज 470 और स्टैंडर्ड रेंट हमको दे रखा है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो इस केस में म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे तो फेयर रेंट इज हायर और वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा भी नहीं है, तो 470 हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट फॉर होल हाउस प्रॉपर्टी। अगर इंटू 25% करेंगे तो ये हो जा रहा है 117,500। इसको हमको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल से, बट क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी लॉस है तो हमको जब कंपेयर करना है तब विदाउट वैकेंसी लॉस करना है। तो अगर वैकेंसी लॉस नहीं हुआ होता तो अनरियलाइज रेंट तो सिर्फ 2 महीने का है, तो टोटल 12 महीने में से 2 महीने माइनस कर दो, मतलब 10 महीने का 12,000 के हिसाब से हमको रेंट मिलता कितना, 1,20,000 रुपए। तो इन दिस केस माई एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड एंड रिसीवेबल वुड हैव बीन हायर देन एक्सपेक्टेड रेंट अगर वैकेंसी लॉस नहीं हुआ होता। तो मेरा GAV हो जाएगा एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस वैकेंसी लॉस। आई रिपीट, इस केस में वैकेंसी लॉस को कंसीडर किए बिना मुझे एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल निकालना है विदाउट कंसीडरिंग वैकेंसी लॉस, जो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट से हायर है। इन दिस केस एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस वैकेंसी लॉस विल बी माय GAV। तो ये है 1,20,000 विदाउट वैकेंसी लॉस और वैकेंसी लॉस हुआ है 1 महीने का। ठीक है, तो इस केस में मेरा 1,08,000 रुपए आ जाएगा GAV। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ 1,08,000, माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कुछ भी नहीं होता। म्यूनिसिपल टैक्स मैंने यहाँ पे पोर्शन कर रखा है 11,250 इज फॉर लेट आउट पोर्शन। मेरा NAV आ गया नील, ग्यारह 96,750। इसमें से माइनस करेंगे 24A का डिडक्शन 30% और माइनस करेंगे 24B का इंटरेस्ट। पहले 30% कर देते हैं, यहाँ पे नीला आएगा, ये हो रहा है 29,025
बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मिल जाएगा बिकॉज ही इज इन ओल्ड स्कीम। सेल्फ ऑक्यूपाइड का है 113250 और लेट आउट का है 37750। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, ये आएगा 113250, 2 लाख की लिमिट के अंदर है। यहाँ पे हम करेंगे ये आ रहा है 29975, दोनों का टोटल निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगा 83275। तो यहाँ पे हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई है। तो यहाँ पे हमारे आईसीआई के मॉड्यूल के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व हो गए।